लिखो बेटा, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट हम लोग जानते हैं, जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो तो वहां पर जरूरी नहीं है कि शॉपकीपर का ऑनर आपको मिलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बिठाया हो सकता है, जो रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके का एजेंट का रोल प्ले करता है। या आप लोगों ने थोड़ा सा अपना बीकॉम उसमें पढ़ लिया होगा, बीकॉम में भी और सीए में भी, कंसाइनमेंट, वो भी एक एजेंट हुआ करता है। कंसाइनमेंट एजेंट जिसे आप कहते थे, कंसाइनी, है ना। तो कंसाइनी वहां पर एजेंट का रोल प्ले करता है। हर सिस्टम के अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कंसाइनमेंट है, वहां पर भी आपने देखा होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। गुड्स का ऑनर कौन रहता है? मेन ऑनर। एजेंट सिर्फ उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है जी। मैंने आपको कहा कि आपकी शॉप है और आपने अपनी शॉप के ऊपर एक एम्प्लॉय बिठाया हुआ है, वो भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरीके का एजेंट है। अलग अलग बातें होती हैं, वो हमारा एम्प्लॉय भी है, स्टाफ भी है, रिप्रेजेंटेटिव भी है। एजेंट में थोड़ा सा बस यही फर्क होता है कि नॉर्मली एजेंट इसके कहा जाता है जो लोग दूर बैठे होते हैं। शॉपकीपर के साथ जो एम्प्लॉय बैठा है उसको एजेंट नहीं कहते, उसको एक तरीके का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर एजेंट गुड्स को सोल्ड कर रहा है तो कैसे करेगा गुड्स सोल्ड? कंसाइनमेंट को दिमाग में लाओ जरा, पढ़ लिया सबने कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट के अंदर दोनों आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एक कंसाइनर जो दूर बैठा हुआ है, दूर इन द सेंस कि अगर हमारी एक शॉप शेख सराय में है तो दिल्ली का कंसाइनर भी हो सकता है, दिल्ली से बाहर का भी हो सकता है, इंडिया से बाहर का भी हो सकता है। तो कंसाइनर कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जी दिल्ली का नहीं हो। बस फर्क है कि वो यहाँ का लोकल नहीं होता। हम बैठे हैं यहाँ पर, उसने गुड्स भेजे और हमने उनके गुड्स को बेचना है। बेचने के बाद हमें अपनी कमीशन मिलेगी, अपने खर्चे मिलेंगे, बाकी पैसा जो बनता है कंसाइनर को लौटा दिया जाता है। वो एक फाइनल सेटलमेंट जो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले ए पॉइंट क्या कह रहा है, एजेंट के लिए क्या जरूरी है? इफ ही वॉज इन पोजिशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑनर। वहां पर कंसाइनर जो है अपनी कंसेंट की वजह से ही तो ऑनर की कंसाइनी के पास भेजता है गुड्स, समझ गए। तो कंसेंट होनी जरूरी है। कंसेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, ये चेयर्स मेरे को बेचने की कंसेंट अगर सुमित सर देंगे तभी तो बेच पाऊंगा। ऐसे थोड़ी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, चलो किसी बच्चे ने कहा चेयर लेनी है सर एक ले जाओ, नहीं। कंसेंट होनी जरूरी है ऑनर और एजेंट के बीच में भी कि गुड्स बेचो। गॉट इट। आपने कभी शॉप पर भी जाते होंगे तो कभी कभी जो शॉप के जो एम्प्लॉय होते हैं वो मना कर देते हैं कि अभी हम ये गुड्स आपको नहीं देंगे। कंडीशन उनको लिखा हुआ होगा, उनको बताया गया होगा कि ये वाले गुड्स आपने नहीं बेचने, ये मैं बेचूंगा, ऑनर खुद बेचेगा, तो आपको वहां का एम्प्लॉय नहीं देगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या है, कंसेंट। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, कंसेंट। ज्यादा नहीं लिखा रहा, कंसेंट समझ गए। कंसेंट कौन किसको देगा? ऑनर बाय द गिवन बाय द ऑनर टू द एजेंट, ठीक है। सेकंड देखिए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया कंसेंट, सेकंड पॉइंट सेकंड लिखो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो जो बिजनेस है एक ऑर्डनरी नॉर्मल सेंस में चलना चाहिए, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी एजेंट जो काम कर रहा है वो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है। थर्ड देखें जल्दी से क्या कह रहे हैं। बताइए इसका मीनिंग क्या कह रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे अभी मैंने क्या कहा था कि एजेंट को रिस्ट्रिक्ट करके कर दिया गया कि ये वाले गुड्स आप नहीं बेचो, कुछ महंगा आइटम है,
महंगा आइटम वो नहीं बेच सकता, एजेंट को बना किया हुआ है। लेकिन बायर को कहाँ पता, हाउ डू बायर नो कि क्या बोला गया इसको क्या नहीं बोला गया, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये उस सिचुएशन का आंसर है। क्योंकि ऑनर और एजेंट के बीच का जो एग्रीमेंट है, आप पहले ये थोड़ी पूछते हो कि हाँ भाई पहले अपना आप अपने मालिक के बीच का एग्रीमेंट दिखाओ, यू नेवर आस्क, पूछते हो कभी, कभी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ फंसेगा बायर कि उसको तो ऑथराइज नहीं किया हुआ, फिर भी बायर ने खरीद लिया। तो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा क्या कह रहा है। इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल no notice of the fact that the seller has no authority to sell, वहां पर क्या चाहिए कि बायर गुड फेथ में काम कर रहा हो और बायर ने जो भी गुड्स खरीदे हैं वो गुड फेथ में खरीदे हैं। किसमें, गुड फेथ में। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, बायर को भी नहीं पता कि उसको अथॉरिटी है कि नहीं, बायर को सिर्फ ये लग रहा है कि इसको अथॉरिटी है तभी खरीद रहा हूं मैं। अगर बाई चांस बायर को ये पता हो कि ये गुड्स की बेचने की अथॉरिटी एजेंट के पास नहीं है, तब बायर फंस जाए, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम नहीं किया। समझ रहे बात। इसीलिए तो जब मोबाइल आप बेचने जाते हैं अपना सेकेंड हैंड मोबाइल, आपसे बिल क्यों मांगा जाता है, कि ऑथराइज हो जाए कि आप गुड फेथ में बेच रहे हैं। जो खरीदार है, जो बायर है, उसको गुड फेथ पता चल जाता है कि हाँ भाई ये गुड फेथ में हुआ है जो भी हुआ। बिना बिल के कैसे होगा, सस्पिशियस, ऑब्वियसली डाउटफुल, कि हो सकता है चोरी का हो सकता है पापा मम्मी को बिना बताए लाया हो। ये भी तो होता है, कई बच्चे करते हैं ना ऐसी। अब तो इसी का ठीक है। अरे वो सारी हवा यहाँ फेंकता, बच्चे क्या करें। सर को कहेंगे रूम की डायरेक्शन सर कर दो, जिन बच्चों को गर्मी लगती है वो यहाँ है। अब दो थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। when buyer has no notice about the authority of the sale of goods, क्या बोला मैंने, बायर हैज नो नोटिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय द एजेंट, डॉट 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 डालकर लिख लो, बायर बाय द गुड्स इन गुड फेथ, बायर बाय द गुड्स इन गुड फेथ। सेकेंड लिखो, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, ये आप लोग जानते होंगे, पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ा था, है ना। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के अंदर लिटिल बिट डिफरेंस जरूर है, अकाउंटिंग डिफरेंस भी है, थोड़ा सा उनका ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंस है। पता होगा जॉइंट वेंचर का, पढ़ लिया है ना, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर होगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू फिनिश अ प्रोजेक्ट एंड सेटल डाउन द अकाउंट्स। पार्टनरशिप इज गोइंग ऑन प्रोसेस है, इन्फिनिटी वाला प्रोसेस उसके अंदर है, लेकिन जॉइंट वेंचर में नहीं होता। जॉइंट वेंचर सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन थीम सेम है, थीम सेम है। पार्टनरशिप में भी तीन पार्टनर हैं, तो कोई भी एक पार्टनर फुल ऑथराइज्ड होता है, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर टू, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर टू, फुल ऑथराइज्ड है वो, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो लिखो इसके अंदर, ये है सेक्शन 28,
बेटे जैसे कंसाइनमेंट के अंदर प्रोसेस था गुड फेथ वाला, यहाँ पर भी गुड फेथ चलेगा। अब गुड फेथ क्या है, आपने ये तो पढ़ा होगा पार्टनरशिप में या जॉइंट वेंचर के अंदर एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो जाता है। एग्रीमेंट में तो कुछ भी लिख सकते हैं, एग्रीमेंट में तो पार्टनर लिख सकता है कि ए की ड्यूटी है गुड्स होल्ड करने की, बी की ड्यूटी है गुड्स परचेज करने की, लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। तो क्या बी अब गुड्स होल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ए गुड्स परचेज कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के अगर कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो क्या चल रहा है, सामने वाली ऑपोजिट पार्टी तो किस में डील करेगी, गुड फेथ में, क्योंकि नोबडी आस्क्ड द एग्रीमेंट। जब मुझे और आपको पता है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स का सिंपल लॉ तो हर कोई जानता है, तो हम तो यही मानेंगे ना कि ये एक सिंपल पार्टनरशिप लॉ को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज पॉइंट? तो लिख लीजिए इसके अंदर भी ए पॉइंट गुड फेथ एंड बी पॉइंट अथॉरिटी टू सेल। गुड फेथ और अथॉरिटी टू सेल, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन करके आपने बनाना है। क्या बना पाएंगे आप कि बायर ने गुड्स खरीदे किस उसमें, गुड फेथ में, और उसके पास कोई नोटिस नहीं है, उसके पास कोई नोटिस नहीं है इस बात का कि किसी एक जॉइंट ओनर को अथॉरिटी है या नहीं, उसके पास इस तरह का कोई नोटिस नहीं। ठीक है जी, लिखो जी थर्ड पॉइंट। सेल अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप भी जानते होंगे बच्चे, मैंने गन पॉइंट पर इनसे गुड्स खरीद लिए, मैंने गन पॉइंट पर इनसे गुड्स खरीद लिए, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसके बिहाफ पर बनेगा, इनके बिहाफ पर जिनके ऊपर गन रखी। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो उसी के बिहाफ पर रहेगा ना, विक्टिम के बिहाफ पर। और मैंने गुड्स आगे बेच दिए, मैंने गुड्स आगे बेच दिए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये चुप रहे तो ये वाला एग्रीमेंट भी वैलिड, और बाय चांस इन्होंने पहला एग्रीमेंट वाइड करा दिया तो ये वाला एग्रीमेंट भी वाइड हो जाएगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ा, यानी ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्रीव्ड पार्टी, ऑल डिपेंड्स ऑन द अग्रीव्ड पार्टी। तो लिखिए इसमें, इन दिस सिचुएशन validity of contract validity of contract depends upon the aggrieved party, AGREEVED, aggrieved party। validity of contract depends upon the aggrieved party। जरा इसका एग्जांपल पढ़ लो। एग्जाम्पल पढ़ लो, देखो वही हुआ है, वाई अग्रीव पार्टी है, वाई ने कुछ नहीं करा, तो उसको टाइटल क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिल जाएगा। अगर वाई कुछ क्लेम नहीं करेगा तो जो बायर है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, ध्यान रखना। आ जाओ जी फोर्थ पॉइंट। हाँ बताओ बताओ, लिख रहे थे फोर्थ पॉइंट। देखो हाँ जी बेटा, हाँ उसने उसको वॉइड नहीं किया ना, जब वॉइड नहीं करेगा तो वापस कैसे लेगा, तब तो ले लेंगे। ये तो पीछे हमने एग्जाम्पल से पढ़े, जब वॉइड इट नहीं कर रहे हो तब तो फिर गलती उसी भाई, यही तो कहा है मैंने, इनके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में आ जाएगा, अगर टाइमिंग्स को देखें तो रीजनेबल टाइम,
या फिर लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा। विद इन रीजनेबल टाइम की तो इन्हें क्लेम करना होगा ना। अभी इन्होंने इनसे मैंने मान लीजिए इनकी एक बुक खरीद ली, अब कोर्स भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद क्लेम करेंगे तो क्या फायदा, फिर तो खत्म ही हो गया, तो वैसे ही उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। तो कुछ चीजें हैं, उसका वैलिडिटी, रीजनेबल टाइम, ये जरूरी है। यस्टरडे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने इसीलिए तो सिंपल सा आपको कर दिया कि एग्रीड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रीजनेबल टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज 6 महीने 6 साल बाद उठकर आ गया, हाँ जी तो ऐसे हुआ था, पॉसिबल ही नहीं। जब सिंपल सा अपना पैसा मांगने के लिए लिमिटेशन ऑफ टाइम कितना है, 3 साल। देखो अब क्या कह रहा है, हमने ये भी पढ़ रखा है एग्जाम्पल में कि गुड सोल्ड हुए और सामने वाली पार्टी इससे पहले कि कुछ पोजीशन वगैरह ली थी, मेरे पास अच्छी ऑफर आई और मैंने किसी और को बेच दिए। मैं बेच सकता हूं, उस पार्टी के पास गुड टाइटल जाएगा, हाँ ये मुझसे क्लेम फॉर डैमेजेस कर पाएगा। जो दूसरी पार्टी है, अगर उसको कोई डैमेज हुआ है तो मैं डैमेज पे कर सकता हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो देखो पढ़ो क्या लिखा है, पहले हेडिंग डाल लो, सेल बाय अ पर्सन सेल बाय अ पर्सन who had already sold the goods who had already sold the goods but still in possession but still in possession of the goods। इसका वो लिखिए, ए पॉइंट गुड फेथ और बी पॉइंट नो नोटिस। हाँ जी बेटा, ऐसा ऐसे क्योंकि गुड्स आपने खरीदे, ठीक है, सामने वाली पार्टी आई, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मैंने क्या कहा, सामने वाली पार्टी जो अग्रीव्ड हो रही है वो मुझसे डैमेज क्लेम कर सकती, ये तो मैंने पहले ही कहा, दैट पार्टी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। अदरवाइज तो जब गुड्स मेरे पास मेरे पोजीशन में है तो मैं बेच सकता हूँ। समझ गए बात, सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम कर पाएगी, डैमेजेस नहीं तो मैं उसे कुछ गुड और दूंगा, ये चीजें होती हैं। बट दूसरी वाली पार्टी के लिए क्या है कि उसने गुड फेथ में लिया और उसके पास कोई नोटिस ना हो। अब ऐसे आप दुकान में जाते हो, खुद ही सोचो, आपको दुकानदार सब चीजें दिखा रहा होता है, कभी कभी तो वो भी दिखाता है जो बिक चुकी होती है, ये देख लो ये देख लो ये देख लो, करते हैं ऐसे लोग, सिंपल, उन्हें पता है बिजनेस है ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, इसको आगे पढ़े अगर हम, इफ सच पर्सन ऑब्टेन द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ, यानी जो थर्ड पर्सन है जिसको बेचा गया दोबारा, मतलब अगला बंदे को, उसने गुड फेथ में लिया हो पहली बार, एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस, उसके पास प्रीवियस सेल का कोई नोटिस नहीं है और ना ही उसने कोई गलत इंटेंशन से करा है। अगर उसके पास क्लियर है, जैसे हाँ अब जैसे कई लोग हैं, कई लोग क्या करते हैं, ये आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली, कार सेलर तक करते हैं ऐसा। आजकल कार की चल रही है 6-6 महीने की वेटिंग, 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है, आपने और बुक की कार 11,000 रुपए देकर कार बुक हो जाती है और आपका ऑर्डर प्लेस ऑन हो जाता है, ठीक है, और उसमें ऑप्शन है कि आप जब चाहो वापस भी ले लो वो 11,000, आपके नाम की कार बनकर भी आ गई तो भी वो 11,000 वापस कर देते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि उनकी कार तो सेल के लिए तैयार बैठी है, वेटिंग लिस्ट है ना, आप अकेले थोड़ी हो, लाइन में लगे ना 20 लोग और उससे ज्यादा। अब जिसको कार देर से मिल रही है वो तो परेशान है, वो कहता है मेरे को दे दो, कभी भी सुनना प्रैक्टिकली, वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे जी, अगर मान लीजिए जो आपसे पहले का जो पर्सन है जिसने बुक कराई है, अगर वो अपनी इंटेंशन चेंज कर दे तो हम आपको उतार दे देंगे, और ऐसा करते हैं ये लोग, उसको मोटिवेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए उनके पास कोई अच्छा वेंडर, अच्छा बायर आ गया,
वेंडर का। और उस पहली वाली पार्टी से बाई चांस थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट दे रहा है, वैसे तो इनके अमाउंट फिक्स्ड होते हैं, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं कर सकते। बट फिर भी आप जाओगे तो शोरूम में बहुत देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। अब वो पता नहीं क्या है कैसे नहीं, क्या डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं क्या होता है, बट प्राइस कुछ कुछ थाउजेंड्स में ही होता है डिफरेंशिएट, लेकिन कुछ थाउजेंड की बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एसेसरीज में भी हो जाता होगा। हम एक गए, मेरे दोस्त ने बुक कराई अर्टिगा, तो एक शोरूम में हम पहुंच गए, उसको सब जगह 6-6 महीने की वेटिंग बता रहे थे, एक शोरूम में हम पहुंच गए, उसने हमें बेस्ट आइडिया दिया। कह रहा आप मुझसे एसेसरीज ले लो, मैं आपको 15 डेज में डिलीवरी दे दूँ। ऐसे ही हो रहा है ना कुछ, अब ये कुछ इस तरीके की स्कीम चल रही है उनकी। वो एसेसरीज में बना लेते हैं। एसेसरीज का प्राइस कितना है? 60,000, 70,000। 60-70 हजार की एसेसरीज थोड़ी लगती है, 20-30 हजार रुपए की एसेसरीज लगती होंगी, तो वो डबल अमाउंट। तो उसमें जो एसेसरीज है वो कौन लगाता है? शोरूम। वो कंपनी की तरफ से नहीं आता, वो शोरूम की तरफ से आता है। तो शोरूम को अच्छा ऑफर मिल रहा है, तो शोरूम क्या करेगा? आपके नाम की आई हुई कार भी किसी दूसरे को बेच देगा। आपको क्या पता चल रहा है? पीछे से तो बुकिंग अमाउंट पर आया है, क्योंकि आपने खरीदी नहीं है अभी, यू जस्ट बुक द कार। तो बुकिंग के वजह से क्या होता है, आपको अमाउंट, आपका नाम लिख कर नहीं आता कंपनी की तरफ से। कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन वो वहीं पर होगा, शोरूम में आएगा, क्योंकि जब तक पेमेंट पूरी नहीं होगी कैसे नाम चढ़ जाएगी आपके कार। 11,000 में तो जस्ट बुकिंग है। 11,000 तो इस बात का एविडेंस है कि हाँ जी इनके नाम से कार एक आनी है। और कार तो आपको पता ही है आपके नाम पर तो तभी होगी जब आप सारी पेमेंट कर देंगे। तो जो पेमेंट कर देता है उसको पैसे दे देते हैं। बाई चांस कोई भेद खुल जाए तो फिर अलग चीज होती है, फिर वो क्लेम फॉर डैमेजेस वाली बात आ जाएगी, जो मैं इसमें बताऊँ। ठीक है जी, इसको आगे पढ़ते हैं। ही वुड हैव गुड टाइटल टू देम, उसको गुड टाइटल मिलेगा क्योंकि जिसने कार के पेमेंट कर दी, आपके नाम के सिर्फ 11,000 आए हैं, लेकिन मैंने जाकर पूरे 11 लाख रुपए दे दिए, कार हो गई मेरी, मेरे को मिल गया गुड टाइटल। आगे क्या कहता है? ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैड पास टू द फर्स्ट बायर अर्लियर, जबकि वो प्रॉपर्टी, वो जो कार थी वो थी किसकी? पहले बायर की थी। A pledge or other disposition of the goods or documents of title by the seller in possession are equally valid। यानी जो भी पोजीशन आपको मिलेगी, जो दूसरा वाला बायर है उसको बिल्कुल वैलिड पोजीशन मिलेगी, कोई वहां पर 1% भी शक शुबा की बात नहीं है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। इसका जरा एक बार पढ़ लें, ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस वाला एग्जांपल क्या कह रहा है? आगे ना हायर प्राइस, मैंने कहा ना सारा खेल इसी का ही है, और ऐसा हो जाता है। बहुत रेगुलर प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस है, तो जो पीछे जजमेंट्स हैं या जो भी डिसीजंस हैं वो थोड़ा सेलर के फेवर में भी है, क्योंकि देखो पैसा कमाने के लिए तो सरकार किसी को मना नहीं करती ना। पैसा जितनी ज्यादा महंगी कार बिकेगी जीएसटी भी तो उतना ही आ जाएगा, सरकार को तो बेनिफिट है। ये तो था सेलर, जब सेलर की पोजीशन में घुसते। अब आया देखो फिफ्थ पॉइंट, लिखें फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जरा इसकी हेडिंग देखो क्या कह रहा है। बायर ने गुड्स बेच दिए, गुड्स उसकी पोजीशन में तो आ गए, इसलिए उसने बेच भी दिए, बट डज नॉट रेस्टेड विद हिम, यानी अभी तक उसके ऊपर उसके पूरे लीगल राइट्स क्रिएट नहीं हुए थे। तो कभी कभी ऐसे चांसेस भी हो जाते हैं। इसको जरा एक बार पढ़ें, इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ो जरा।
राइट्स एक तरीके का, जिसकी पोजीशन में हो, इस तरह से चलता है। मतलब ये लेन, जबकि लेन जो चलता है नॉर्मली गिरवी रखने के टाइम पर चलता है। एक मिनट बेटा कर दो एसी ऑन, सॉरी है ना, आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगे। बताइए क्या कह रहे हैं। हायर परचेज पढ़ लिया आप लोग? हायर परचेज पढ़ लिया? क्या था हायर परचेज का? लेकिन एक दिन रूल तो बताया था मैंने। सर इनमें ना उसको ऑप्शन मिलता है खरीदने का। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट यू विल नॉट द ऑनर। बस ये सिंपल सा लॉ है, अनलेस एंड अनटिल यू पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट यू विल नॉट बिकम द ऑनर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, गुड्स आपकी पोजीशन में है तो वहां पर वो होता है एक तरीके का लेन, लेकिन गुड्स आपने बेच दिए। देखो क्या कह रहे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको एग्जांपल लेंगे। वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर obtains possession ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी इन देम वाज पास टू हिम। यानी प्रॉपर्टी के आप रियल ऑनर नहीं बने और कागजी वाले ऑनर नहीं बने, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द गुड्स। ही मे सेल, डॉक्यूमेंट्स पे ऑनर नहीं है। ही मे सेल, प्लेज गिरवी रखना, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द गुड्स टू द थर्ड पर्सन, या फिर उसे थर्ड पर्सन को डिस्पोज ऑफ कर देना। एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन गुड फेथ, अब उसको तो पता नहीं, उसने ले ली गुड फेथ में पोजीशन, एंड विदाउट नोटिस, वही वाली बात आ गई, विदाउट नोटिस ऑफ द लियन, यानी उसको ये बता दिया गया भैया इसके पास जो राइट्स है वो तो है ही नहीं, और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, he would get a good title to it. ये हर जगह पॉसिबल नहीं, यही बताओ। जैसे कार के केस में क्या होता है, कार के केस में आरसी के ऊपर एचपी लिखा होता है, HYP, उसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन, यानी ये कार जो है गिरवी रखी हुई है या फाइनेंस्ड बाय है, गिरवी नहीं बोलेंगे, दिस कार इज फाइनेंस्ड बाय सच एंड सच बैंक। ऐसी सिचुएशन में जो बायर बनेगा, न्यू बायर, उसको सारी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी। आरसी पर नाम जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक बैंक के साथ ये एग्रीमेंट भी सेटल्ड ना हो जाए। नॉर्मली बैंक क्या करता है, बैंक ने जिस पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है उस पार्टी को कहती है कि फर्स्ट यू क्लोज द एग्रीमेंट, फर्स्ट यू सेटल द अकाउंट, देन सेकेंड पार्टी को कहा जाता है कि अब आप फाइनेंस के ऑप्शन में एंटर करो। यानी सेकेंड पार्टी क्या करेगी, अब फर्स्ट पार्टी को पैसे चाहिए तो सेकेंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को सारे पैसे देगी, फर्स्ट पार्टी जाके बैंक को क्लियर करेगी, तब जाकर बैंक उसको नो NOC बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगा, तब भी जाकर आरसी ट्रांसफर होगी। कार के केस में, डॉक्यूमेंट्स के केस में ये समस्या आती है, लेकिन यह समस्या हर जगह नहीं है। आपने देखा होगा Amazon ऑप्शन देता है, फाइनेंस ऑप्शंस, EMI ऑप्शन देता है ना, वो लैपटॉप खरीदवा लेता है। अब वो क्या है बताइए। एक मैंने हाइपोथेकेशन सिखा दिया, एक Amazon से बता रहा हूँ कि Amazon आपको फाइनेंस स्कीम देता है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सब लोग खरीदते हैं, आईफोन तक खरीद लेते हैं बच्चे आजकल EMI पर। उस केस में क्या होता है, वो आपसे बैंक डिटेल्स मांगते हैं, कुछ इस तरीके का चक्कर है कि वो डिटेल्स मांगते हैं आपसे, और उसमें आपके अगेंस्ट एक लोन स्टैंड कर जाता है।
बट यू बिकम द ऑनर ऑफ द लैपटॉप और फोन। वहां पर एचपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो एचपी तो इसमें लिखा नहीं सकते। आपके नाम का फुल बिल आएगा, आप ऑनर बन जाएंगे, लेकिन आपका एक लोन अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, यू हैव टू पे ईएमआई। तो वो ऑप्शन ईएमआई का किसको देते हैं, वो लिखा होता है, डू यू हैव एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, तो ये आपको ईएमआई ऑप्शन मिल रहा है। आर यू कस्टमर ऑफ सच एंड सच बैंक, आपको ये ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है। वो इस तरह से देते हैं। तो इन चीजों में क्या होता है कि बैंक पूरी पेमेंट कर चुका होता है कंपनी को, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को तो सारे पैसे मिल गए। अब प्रॉब्लम किसको है, सिर्फ बैंक को। अब ईएमआई जानी है किसको, बैंक को। आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपको सूट करेंगे कौन, बैंक। वो भी कौन सा सूट, रिकवरी सूट, कि हमारा पैसा दो। आपसे वो प्रॉपर्टी छीनकर नहीं ले जाएंगे। हालांकि कार में भी यही ऑप्शन है, कार में भी यही ऑप्शन है, रिकवरी सूट डलता है। घर में भी यही है, रिकवरी सूट डलता है, लेकिन वो जजमेंट पर डिपेंड करता है। ये कभी कभी बैंक कहता है कि हाँ भाई ये घर इनका जब्त कर, इन्होंने सारी ईएमआई, उस तरीके का कुछ प्रोसेस है। फिलहाल अभी हम इसमें हैं, तो लिखें जरा, हेडिंग डालो। अब है सेल बाय बायर। सेल बाय बायर हैविंग पोजेशन before the goods vested in him, before the goods vested, vested, vested in him। तो इसमें लिखो ए, बायर में सेल ऑब्लिक प्लेज, सेल ऑब्लिक प्लेज ऑब्लिक डिस्पोज ऑफ। बायर में सेल ऑब्लिक प्लेज ऑब्लिक डिस्पोज ऑफ। बी, बी the new buyer obtains the delivery in good faith, obtain the delivery in good faith and without notice of, without notice of lien, LIEN। लियन मतलब कि जो सामान ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ था, या जो उसके राइट्स नहीं थे, किसी और के राइट से उसके नोटिस में उसको नहीं, गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि बैंक की एचपी है, बैंक के साथ हाइपोथेकेटेड है, तो उसको फिर उसी हिसाब से अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। लोग कर रहे हैं, बहुत चीटिंग करते हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं, लेकिन बस वही है कि जो आरसी है उस पर आपको ध्यान, जब भी कभी कोई कार खरीदता है ना सेकंड हैंड, तो पहले सबसे पहले दिखता है आरसी दिखा दो कि कार फाइनेंस्ड तो नहीं है। फाइनेंस्ड है तो फिर वो उसी तरह से डील किया है कि बैंक का कितना लोन पेंडिंग है। पता चला मुझसे डील हो रही है, 5 लाख मैंने दे दिए, बैंक के पेंडिंग 8 लाख है। वो 5 लाख भी दे दिए उसे, और बैंक वाला और पैसे मांगेगा मुझसे, 13 लाख में तो नहीं कार आ जाएगी। ठीक है जी। 6 लिखें, इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोपल। क्या था एस्ट्रोपल, याद है किसी को? हाँ, मतलब एस्ट्रोपल नॉर्मली है, हमेशा सिर्फ पार्टनर की बात नहीं हो रही, कि आपको लेकर किसी ने कुछ प्रिडिक्शन की और आप उसकी सहमति
साइलेंट रहकर दे रहे हैं। समझ रहे हैं? मैंने कहा कि इन्होंने अपनी बाइक मुझे दे दी है, अब इनकी बाइक का ऑनर मैं हूं, और ये चुप है। अब ये चुप है, आप आए कि सर बाइक बेचोगे क्या? मैंने कहा ले जाओ। ये है स्टॉप, क्योंकि ये चुप क्यों रहे, इनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। तो जरूरी नहीं सिर्फ पार्टनरशिप में लगेगा, स्टॉपल ऐसे भी लग सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? यानी इसका मतलब आपकी म्यूचुअल कंसेंट है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। वो कब है? जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात आ रही है। ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थोड़ी हो रही है। मैंने ये कहा, यार मान लो ये सामने खड़े हैं, इनकी बाइक मेरे पास है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि बाइक बेचोगे क्या? आपने ऑफर किया, मैंने कहा हाँ बेचूंगा। इनको पता है कि बाइक इनकी है, ये उसके बावजूद भी अगर चुप हैं, तब क्या होगा? अब जाकर ये कह रहे हैं कोर्ट में कि सर मेरी बाइक बेच दी योगेश सर ने, तो पूछा जाएगा कैसे हुआ था, तो बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो जज क्या कहेंगे, ये तो स्टॉपल लग गया, आपने उसी वक्त क्यों नहीं रिग्रेट किया था? मान लो उस वक्त आपको लग रहा था कि आप अंडर पोर्शन थे, कि सर की उसमें प्रेशर में थे, तो बाद में क्यों नहीं कहा? फिर वॉइडेबल हो गया। वॉइडेबल के लिए टाइम पर आओ आओ, टाइम पर आ गए तो वॉइड हो जाएगा, नहीं तो वैलिड। तो एक तरीके से स्टॉपल के साथ ये चल रहा होता है। पढ़े जरा क्या कह रहा है, देखो वही है। वेयर द ऑनर, ही इज द ऑनर, is stopped by conduct from denying the seller's authority। सेलर मैं हूं, ये रोक नहीं रहे मेरे कंडक्ट को, है ना? देखो ध्यान से, ऑनर इज स्टॉप्ड बाय कंडक्टिंग फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटीज। मेरी अथॉरिटी को, सेल करने की अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर रहे। द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल, आपके पास बाइक आ गई, यू विल गेट द गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्री ओनर। समझ गए? अब ये ट्राइंगल जो बना, मतलब इसमें हमेशा ट्राइंगल बना हुआ मिलेगा। बताओ बताओ, अपग्रेड करनी पड़ेगी मीटिंग? नहीं साफ करने का, हाँ, साफ करनी पड़ेगी। फिर से एनी डाउट बताओ एस्टोपल में? एग्जाम्पल समझ आ गए? अभी इनका एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। इनका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देख लो बिल्कुल सेम बैठेगा। ए सेट टू बी, अ बायर इन द प्रेजेंस ऑफ सी, the owner of the horse, but C remained silent through the horse belonged to him, though the horse belongs to him. B bought the horse from A। मैं A हूं, आप B हो, और ये C है। B bought the horse from A, you bought the horse from A। अब ये चुप रहे। Here the buyer will get a valid title to the horse even though the seller had not, जबकि मेरे, सॉरी ये तो मैं ही हूं, तो मेरे पास तो कोई टाइटल नहीं था हॉर्स को बेचने का। In this case, C by his conduct is prevented from denying A's authority। इन्होंने अपने कंडक्ट से मेरी अथॉरिटी को डिनाई नहीं किया। मेरी अथॉरिटी जो मैं क्या दिखा रहा हूं जबरदस्ती, कि आई एम द ऑनर, तो ये मना करे ना। जो रियल ऑनर है वही मना करे, वो मना नहीं कर रहा। क्या हुआ? ठीक है,
In this case, C by his conduct is prevented from denying A's authority to sell the horse. Here, C's silence has introduced B to believe that A is the owner of the horse. आपने सिर्फ ये बिलीव कर लिया इनके साइलेंट रहने से कि मैं ही ऑनर हूं. ठीक है, ये है स्ट्रक्चर. तो लिखें इसके बारे में. ए पार्ट लिखो. In this situation, the real owner does not deny oblique object from to the seller, does not deny oblique object to the seller to stop the sale in front of the buyer, and remains silent. ठीक है जी. आ जाओ जी 7th पॉइंट फटाफट. सेल बाय अनपेड सेलर. ऊपर हमने देखा था सेलर ने गुड्स बेच दिए, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे थे तब भी, और यहां पर तो अनपेड है. वो जब ज्यादा पैसे मिल रहे थे तब भी बेच सकता है, तो अनपेड वाली सिचुएशन में तो वैसी सरकार कुछ नहीं कहेगी, वैसी कोर्ट कुछ नहीं कहेगी. अब बायर ऑब्जेक्ट कर रहा है, कोर्ट क्या कहेगा कि वाई आर यू ऑब्जेक्टिंग, वाई आर यू डिनाइंग, वाई आर यू स्टॉपिंग हिम टू सेल, यू डोंट हैव एनी राइट. वो कहेगा क्यों जी, मैं तो खरीद चुका हूं. अरे खरीद कहां से चुके हो, पेमेंट नहीं की. बिजनेस क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सेल. नॉर्मली बिजनेस यही है, जो पहले पैसे देगा वो ले जाएगा, जो पहले पैसे देगा वो ले जाएगा. कहानी खत्म. आप कुछ भी चीज खरीदने जाओ, कुछ भी चीज, एक सिंपल छोटी सी कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाओ, मान लो एक ही कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, जो दुकानदार को पहले पैसे पकड़ा देगा दुकानदार उसी को दे देगा. नहीं, और आपने ये भी जाना होगा कि दुकानदार को फुल राइट है आपको डिनाई करने का भी. पीछे से एक बंदा 100 रुपए दिखा रहा है 20 रुपए की बोतल के, तो क्या कहेगा, सॉरी मैं नहीं बेच रहा, जाओ 100 रुपए वाले को दे देगा. होता नहीं है. फेस्टिवल्स में जाते हैं, जब कॉलेज फेस्टिवल्स में तो यही होता है, मुंह मांगे दाम पर बिक रहा होता है सुबह सुबह प्रोडक्ट. हाँ हाँ सीरियस, अभी देखना. नहीं होते हैं, हो जाएगा. ऐसा ना देखो, अब तो सर मुझे तो राजमा चावल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. क्या राजमा चावल नहीं भी कैंटीन में नहीं मिले, नहीं नहीं मिले तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. नॉट इंडियन बहुत देर तक बस के मामले में से कोई अच्छी नॉट इंडियन थाली प्रोटेस्ट चल रहा है. बट ऐसी हो. हाँ ऑरेंज कलर का झंडा और व्हाइट कलर. मैं अभी जब हाँ जी, सेल बाय अनपेड सेलर में लिखो. सर कौन सा आपके रिकॉर्डिंग किसी को जाके बोलते हैं, आप बोलते हैं अच्छा है बेटा.
लॉयर हूँ ना, तो जानता हूँ कि एविडेंस है। अरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के अगेंस्ट बोल जाओ, अब वो बेचारे एक स्टेटमेंट रॉन्ग दे गए हमारे भाई साहब राहुल गांधी जी एक स्टेटमेंट ही तो छोटी सी रॉन्ग दे गए मोदी वर्ड के अगेंस्ट। नहीं सुने आपने? इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, देखो मतलब मैं रिफाइन जो उनकी एक्चुअल वर्डिंग है वो तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे कि पूरे एक मोदी समाज को हर्ट हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जो भी घपले कर रहा है उसके सरनेम मोदी है। उसने कुछ ऐसा बोला है, लाइन से कई नाम गिना दिए उन्होंने, कई नाम गिना दिए लाइन से। तो फिर मोदी समाज ने ये कहा कि भाई ये क्या बात, ये तो गलत हो गया ना। वो टारगेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी को, पीएम साहब को, टारगेट हो गया पूरा एक सोसाइटी। तो आप इस तरह के सोसाइटल रिमार्क्स नहीं दे सकते। वो चले गए डिफेमेशन में, गुजरात कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुना दी। पता नहीं है आपको? अरे यार न्यूज सुना करो भाई, इतना धमाल मचा है। कल तो बेचारे बेल लेकर आए सूरत जाकर, और बेल भी 13 तारीख तक की मिली है। भाई वो उनका अपना है, हमें क्या मतलब, लेकिन जो एक हाँ जी, नहीं पेरोल तो उसको मिलता है जो जेल में होता है, ये बेल है। अभी वो जेल नहीं गई, अभी जेल नहीं गई, अभी तो उनके पास राइट है टू अपील। अभी तो अपील जाएंगे, अपील में गए भी हैं शायद वो। जब आप अपील में जाते हो तो उससे पहले बेल लेनी होती है। अगर अपील में जा रहे हो तो आपको बेल मिलेगी, बेल मिल गई। अगर अपील में नहीं जाते तो जेल मिलती, इसलिए वो बेल लिए। तो उसमें डेट पड़ गई है पता नहीं कौन सी मई की, तो 13 अप्रैल को जाके फिर दोबारा बेल लेनी पड़ेगी। तो बेल एक्सटेंड करानी पड़ेगी तब तक, ये चक्कर। तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। छोटी सी बात है लेकिन, बट देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट जाता है। आपस में दोस्ती यारी में हम लोग बोलते रहते हैं। मेरे सारे दोस्त ऑलमोस्ट पंजाबी हैं, तो सारे वो बनियों की बड़ी मजाक उड़ाते थे, बनिए ऐसे होते हैं, बनिए वैसे होते हैं। लेकिन जब कोई कंजूस बोलता है तो हम उसको थैंक यू भी बोलते हैं। फिर मैं प्राउडली बताता हूँ उन्हें, नहीं सुन लो ना, फिर मैं प्राउडली बताता हूँ उन्हें कि जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे ना देश, तो वो एक स्टेटमेंट देकर गए थे, कह रहे इस हिंदुस्तान में ना जो सोना बचा है, गोल्ड, वो सिर्फ बनियों के पास बचा है। क्योंकि डायलॉग हमारे ऊपर ही आया था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी मतलब पैसा धन, और चमड़ी मतलब मारो, मार खाते रहते तो बता पैसे कहाँ हैं, मार लो फिर और दो मारो आप, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वहां से डायलॉग बना। वो बोल कर गए थे स्टेटमेंट कि जो सोना बचा हुआ है वो सिर्फ इन्हीं के पास बचा है, बाकी तो हमने सबसे छीन लिया। तो ताजमहल में से निकाल लिया था उन्होंने कर करके। नहीं पता कैसे हिस्ट्री पढ़ते हो? सिद्धू का पता है, अब सिद्धू तो बाहर आ गया। ये अच्छा बंदा था सिद्धू तो। मैंने कुछ वैसा नहीं बोला है, था, मेरा मतलब था से मतलब ये है कि अब पॉलिटिक्स में सारा करियर खत्म हो गया ना एक तरीके से। अब देखो बनता है तो बनता है, मैं उस वक्त उस करियर की बात कर रहा हूँ। वो जेल इसलिए नहीं गया था, जेल गया था वो क्योंकि उसने किसी को हिट कर दिया था तो उसकी डेथ हो गई थी।
एक्सीडेंट केस में उसकी किसी की डेथ हुई थी तो उसको उस बात के लिए जेल। सब पॉलिटिक्स है। हाँ, हर जगह पॉलिटिक्स ही चलती है, घरों में नहीं चलती। घरों के बाद आगे निकलो तो कॉलोनी में, और आगे निकलो तो रिश्तेदारी में, और आगे निकलो तो स्कूल में भी। हाँ, स्कूल में हेड बॉय कौन बनेगा, हेड गर्ल कौन बनेगा, भयंकर पॉलिटिक्स चलती है। बचपन में स्कूल के अंदर टीचर्स करते हैं, वो कैसे? तो देखा है मैंने। अरे कैसे, ये तो बताओ। हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है। आप लोग बड़े हैं। तो अभी छोटो का छोटा नर्सरी वाली बात है। नर्सरी की माय डॉटर इज इन 5th स्टैंडर्ड ना, इसलिए क्या, बता ना, भी तो बोल रही थी बता। तभी तो पूछ रहा था मैं। स्कूल के इंटरव्यू कुछ कुछ जानते हो ना। मेरी मम्मी टीचर है स्कूल में, तो पता चलती रहती है। नहीं, वो पता तो हमें भी चलता रहता है, सब कुछ दिखता है, ऐसी बात नहीं, बट कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। एकदम लाइन है। देखो बेटा क्या होता है, आपने देखो हमने बताया था, अगर गुड्स मेरी पोजीशन में है और आपने पैसे नहीं दिए तो भी मुझे राइट है बेचने का। गुड्स ट्रांसपोर्टर की पोजीशन में है, आपने तब भी मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ट्रांसपोर्टर को रोक सकता हूँ कि गुड्स की डिलीवरी मत दो। इट विल बी अ काइंड ऑफ लियन, क्योंकि गुड्स बायर के थे लेकिन अब वो मेरी कस्टडी में है, अब वो मेरी कस्टडी में है और बायर पैसे नहीं दे रहा। तो यहाँ पर सेलर को जो ऑलरेडी गुड्स सोल्ड कर चुका है, ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो चाहे तो गुड्स को सोल्ड कर सकता है अगर बायर पेमेंट नहीं कर रहा, डिले कर रहा है या नहीं कर रहा, एक ही बात। ठीक है ना? तो ये नॉर्मली सिचुएशन कब है, या तो गुड्स मेरी पोजीशन में है या फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास है। अगर गुड्स बायर के पास पहुंच गए तो बेच नहीं पाऊंगा, फिर तो उसकी पोजीशन में चले गए। तो लिखो इसमें ए पॉइंट, when seller having the possession of goods either with him or in transit, either with him or in transit। ए पार्ट तो इसका ये है, बी पार्ट लिखो possession of goods either with him or in transit। बी पार्ट लिखो seller may sell the goods if he did not receive the price, if he did not receive the price। इसने अनपेड सेलर लिखा, हमने उसको और एक्सप्लेन कर दिया। और इसका सी पार्ट, न्यू बायर, जो नया बायर है, एक्वायर्स गुड्स टाइटल, एक्वायर गुड टाइटल, न्यू बायर एक्वायर्स गुड टाइटल अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। ये तीन बातों में अलग अलग हमने इसको बाइफरकेट कर दिया। ठीक है जी, उसको गुड टाइटल मिलेगा जो नया बायर है, किसके अगेंस्ट, ओरिजिनल बायर के अगेंस्ट। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट लिखें फटाफट। लास्ट पॉइंट, यहां पर क्या हो गया, अलग तरह के प्रोविजन, कुछ अलग मिसलेनियस हो गया।
आप इसको हेडिंग मिसलेनियस डाल दो, ब्रैकेट में अदर एक्ट्स कर दो, मिसलेनियस लिख के ब्रैकेट में लिख दो अदर एक्ट्स, अदर एक्ट्स, अदर एक्ट्स, ACTS, ए लिखो इसका ए, ऑक्शन, ए है ऑक्शन, ऑक्शन में जो ऑक्शन करता है वो क्या ओरिजिनल ओनर है, लेकिन गुड्स किसी और के कोई और बेच रहा है, देख रहे हो, सेलर कोई और बायर कोई और, बीच में ऑक्शनर बैठा हुआ है, वैलिड सेल है ऑक्शनर के केस में, ऑक्शनर, ऑक्शन, सॉरी मैंने ऑक्शन बोला है, और ऑक्शनर वो हो गया जो गुड्स सोल्ड कर रहा है। बी लिखो फाइंडर ऑफ द गुड्स, क्या था फाइंडर ऑफ द गुड्स, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, क्वेसी, तो ब्रैकेट में लिख दो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में हमने यही तो पढ़ा था, ये रिलेशन है कि वो बेच सकता है अब, क्योंकि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में वो ऑनर बन गया एक तरीके से, अब वही तो बात आ रही है, लेकिन विद इन रीजनेबल टाइम अगर उसको बायर नहीं मिल रहा, सॉरी ओरिजिनल ऑनर नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा, अब तो बेच सकता है, क्योंकि अब वो ऑनर हो गया, इसीलिए तो कह रहे हैं वो बाय लॉ उसे बेचना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेलिटी है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी वंस फॉर्मेलिटी डन कर दो, फाइंडर ऑफ द गुड्स हो गया। नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अलग एक केस है, उसमें पौनी अलग आ जाएगा, पॉनर अलग आ जाएगा, ये चीज अलग है, वो एक्टिव वो अलग ही चीज हो जाती है, ऑप्शनर तो एकदम अलग बनता है। हाँ, अब इसने देखो वही डाल दिया है, सेल बाय पौनी, इतना सिर्फ लिख लो, क्योंकि फिर पूरा समझाना पड़ेगा, बाद में कभी एक हल्का सा ब्रीफ दे देंगे, जैसे PAWNEE, ये भी एक तरीके की पोजीशन आ गई उसके पास अभी, जैसे बेल, जैसे बेल मैंने बताया था, मैंने बेलमेंट में, हाँ, और भी गुड्स के केस में भी आता है, गुड्स के केस में भी बनता है, आप जो कह रहे हो रिसिट्स कह रहे हो ना, क्या वर्ड बोल रहे हो, सुन नहीं पा रहा, रीसेल, मतलब देखो है तो वो रीसेल, हर चीज रीसेल ही हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये एग्रीमेंट अलग तरीके का होता है, उस एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे बेलमैन, प्लेज, पॉन, पॉनी, ये भी एक अलग तरह के छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हैं, वो सब में रीसेल रहा है, जो हम अगर ऊपर पढ़ रहे हैं ऑप्शनल में भी रीसेल हो रही है, फाइंडर ऑफ द गुड्स भी एक तरीके का रीसेल ही है, ठीक है, आ जाओ जी फटाफट, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलेशन है छोटी छोटी डेफिनेशन का, जो हेडिंग डल रही है वो क्या डल रही है, देखो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो भी सेल कॉन्ट्रैक्ट है अब उसको परफॉर्म करना, तो परफॉर्म करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सबसे पहले तो क्या होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स को ही समझना होगा, तो लिखो जरा हेडिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सबसे पहला है डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्या हुआ, अच्छा, ब्रैकेट में लिखो 3 टाइप्स, ब्रैकेट में लिखो 3 टाइप्स, 3 तरह की है, पंखा बंद कर दो बेटा,
जितनी हवा वो आगे बैठा है ठंडा नहीं हुआ सर कमरा? इसको यहाँ सर इसको लैपटॉप के ऊपर बैठ जाता है इधर अपने घर में बैठ के तुम आराम से ये दूसरे घर में ज्यादा थ्री टाइप्स में लिखो। पहला एक्चुअल डिलीवरी, पहला है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा सिंबॉलिक और तीसरा कंस्ट्रक्टिव। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, आपको याद हो। एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। ये तीन हम पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था जब स्टार्ट हुआ था। अब डालो इसका नोट 1। इनको छोटे छोटे नोट्स डालकर लिखते रहें। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, जहां लिखने की जरूरत नहीं है वहां नहीं लिखेंगे। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, सेक्शन 31। वैसे ही बताइए, इन जनरल सेलर की ड्यूटी क्या है? डिलीवरी से रिलेटेड, गुड्स की डिलीवरी दे। और बायर की क्या है ड्यूटी? गुड्स की डिलीवरी ले। उसमें भी हमने पढ़ा था कि सेलर तैयार बैठा है, बायर नहीं ले रहा, बायर तैयार बैठा है, सेलर नहीं दे रहा। तो वो चीजें ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बायर की ड्यूटी क्या है? गुड्स की डिलीवरी लो, सेलर को मुक्त करो। सेलर की ड्यूटी क्या है? गुड्स की डिलीवरी दे। देखो यही लिखा हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे, है ना। आ जाओ जी, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, क्या लिख रहा है? सेक्शन 32 बता रहा है वो कि पेमेंट एंड डिलीवरी क्या है? कॉन्करेंट कंडीशंस है। ऑब्वियसली पेमेंट और डिलीवरी की तो आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन है। पेमेंट करूंगा तो डिलीवरी लेनी है, और डिलीवरी लेनी है तो पेमेंट करनी है। कॉन्करेंट सिचुएशन है, कॉन्करेंट कंडीशंस है। गॉट दिस? अब कैसे स्टार्ट कर रहा है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड क्यों कह रहा है? आपस में सहमति कुछ भी हो सकती है कि पहले आप गुड्स की डिलीवरी दे दो, उसके बाद हम ऐसे ऐसे करेंगे, उसके बाद आपको पैसे दे देंगे। या आप पैसे दे दो, आपको गुड्स की डिलीवरी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद मिल जाएगी। बहुत सारे लोग एडवांस डिलीवरी मांगते हैं, सॉरी एडवांस पेमेंट मांगते हैं। आप कितना देखिएगा, मेरे ख्याल से अब उसने ऑप्शन देना शुरू कर दिया। अलीबाबा पर आप जाएंगे तो एडवांस पेमेंट मांगता है पोर्टल। जैसे अमेजन एक पोर्टल है, वैसे पोर्टल है अलीबाबा, चाइनीज पोर्टल है। क्लब फैक्ट्री, वो तो ब्रांड है भाई, लेकिन पोर्टल थोड़ी है वो। आप है जैसे अमेज़न वैसे आप है उसका भी, जैसे मिंत्रा वगैरह है। अच्छा, लेकिन क्लब फैक्ट्री के तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट्स भी आते हैं, प्रोडक्ट्स भी अपने प्रोडक्ट्स। अमेज़न भी प्रोडक्ट्स आते हैं। अच्छा, नहीं लेकिन वो कुछ और प्रोडक्ट नहीं बेचता शायद। क्लब फैक्ट्री वाला सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचता है। आई होप सो। बैन हो गया। बैन हो गया क्यों? अच्छा, हाँ तो चाइनीज तो बहुत ज्यादा गंद मचा रखा है। चाइनीज ऐप तो बहुत सारे, तो अलीबाबा भी तो चाइनीज ही है। उसमें कोई फायदा नहीं है बैन करने का। आप एक बैन करो, वो 10 ले आते हैं। जितने मर्जी ले आओ, जितने मर्जी बैन कर दो, उनके पास तो वैसे कहते हैं ना कि हमारे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर कि बच्चा बच्चा बंदूक बना देता है ना, नाम नहीं लूंगा उन स्टेट्स का। ऐसे ही चाइना ऐसी जगह है, चाइना ऐसी कंट्री है, वहां कुछ भी बनवा लो, कितने का ही बनवा लो। और जापान के जो जापानीज हैं, वो तो कहते हैं बच्चा बच्चा ऐप बना देता है। वो टेक्नोलॉजी वाइज इतने स्ट्रांग है, मतलब फ्रेम या फिर आप ऐप हाँ हाँ, जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग। चला दो भाई पंखा, चला दो, फिर एसी बंद कर दो। एक्चुअली अब सारी ठंडक यहाँ फेंक रहा है, बंद ही कर। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें ठंड क्यों लग रही है? कंबल ओढ़ो। सर को लग रही है। सो जाओ।
बेटा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, पता है। मैं आधा घंटा लेट जरूर आया, लेकिन प्रिकॉशनरी कि मैं सबसे पहले अपनी जीन्स चेंज करके आया, क्योंकि जीन्स ही भीग गई थी और नीचे नीचे से भीगी सारी। और जब वो नीचे से भीग गई जीन्स, तो मुझे लगा था कि ये सूखेगी तो है नहीं, और मैं जितनी देर बैठा रहूंगा दैट विल हर्ट मी। ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर बुखार को नहीं गाना तो क्या इसको इग्नोर कर दिया करो, मत कर दो इससे पीछे जाने से बैठ जाती है। उस पहली क्लास में आगे बैठे त्रिकोणी के एसी चला दो, एसी चला दो। हम कंजर तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट कॉन्करेंट है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है सेक्शन 32, क्योंकि अगर सिंपल सा आपको एड ऑन क्या करना है, देखो क्या कह रहा है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन। दैट इज टू से क्या कह रहा है, इसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है, द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव द पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। ऑब्वियसली सेलर को गुड्स अगर डिलीवर करने हैं बायर को, तो उसको प्राइस तो मिलना जरूरी है ना, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। उसी चीज को उसने सिंपल एक्सप्लेन किया। और दूसरी तरफ में अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो बायर क्या लिखेगा, बायर वुड लाइक टू गेट डिलीवरी ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। वही हो गया कि वो प्राइस देगा और उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स मिलनी है। ठीक है जी, आ जाओ एक नोट और, देखो एक चार्ट से वो समझाने की कोशिश कर रहा है। पहले चार्ट को समझ लो थोड़ा सा, एक बार चार्ट समझ लो थोड़ा सा, क्या कह रहा है चार्ट में कि कुछ रूल्स ऐसे बने, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कहां जा रहा है, देखो पार्ट डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये रूल्स का मतलब है कि ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पार्ट डिलीवरी कि अगर पार्ट में डिलीवरी होनी है तो बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी और टाइम फॉर डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टाइम और प्लेस हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अमेजोन को आप जब बोलते हो, ऑर्डर करते हो, तो आप उसमें प्रॉपर अपना एड्रेस देते हो जहां पर गुड्स की डिलीवरी होनी है। स्लॉट्स आपसे पूछते हैं, आप स्लॉट्स पूछने लग गए कि किन टाइमिंग्स के स्लॉट्स में आप चाहते हैं डिलीवरी। ग्रोसरी स्टोर्स चल रहे हैं ऑनलाइन, वो मांगते हैं कि भाई कितने बजे डिलीवरी चाहिए, एक 3 घंटे का, 2 घंटे का, जो भी स्लॉट अगर है। फिर कह रहा है गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, इन सब के बारे में समझना है थोड़ा थोड़ा में। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी क्या हो गई, जैसे पार्ट डिलीवरी है वैसे इंस्टॉलमेंट डिलीवरी हो गई। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में क्या करते हो आप लोग, अमेजन पर रिटर्न का एप्लीकेशन देते हो। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, या तो आपसे वो पहले से मांग लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस आप पे करेंगे, या फिर वो फ्री ऑफ डिलीवरी लिखा हुआ। गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, अभी पीछे भी पढ़ा था हमने, नॉन ओनर्स ही तो पढ़ा था कि थर्ड पार्टी के पास पोजीशन है गुड्स की, तब क्या करेंगे। डिलीवरी टू करियर, वॉ फिंगर, ये भी हमने पीछे पढ़े थे, ट्रांसपोर्टर्स के पास पढ़े गुड। डेटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, मैंने वर्ड बताया था, डेटेरियोरेशन कब यूज होता है, जब उसकी क्वालिटी में डाउनग्रेड हो रहा हो, उसकी क्वालिटी खत्म हो रही है, उसे डेटेरियोरेशन कहते हैं। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, ये भी हमने पढ़ा था। तो ऑलमोस्ट ये सब चीजें इसमें पढ़ चुके हैं, तब लास्ट क्लास में जो मैंने कर रहा था इसलिए डिस्कस की, छोटा छोटा सब पढ़ चुके हैं। इनको उसने क्या किया, परफॉर्मेंस का एक पार्ट बना के छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए। क्या पढ़ा था इसके बारे में बताओ, बायर्स राइट के बारे में। देखो आप एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, आपको अथॉरिटी है अपने गुड्स को प्रॉपर चेक करने का, और सेलर को बाउंड किया गया है
कि आपको अपॉर्चुनिटी दे कि आप चेक कर लें कि जो गुड्स आपको चाहिए वो वही है, वो जरूरी है। ये मैं इसी में समझा दूं निकल से इसमें, क्योंकि कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस, जैसे छोटे छोटे नोट्स होते हैं। सेक्शन 33 से शुरू करते हैं। अभी पीछे तो हमने डिलीवरी पढ़ी लिया कि 3 तरह की डिलीवरी है, कौन कौन सी? एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है जी, आ जाओ, इसी में मार्क करते हुए चलेंगे। ये 33 था। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी पढ़े जरा। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी 34 क्या कह रहा है? बताएं जल्दी से। जितनी पार्ट की डिलीवरी मिल रही है सिर्फ उतना ही पार्ट माना जाएगा? क्या एक पार्ट और डिलीवरी आपके पास गुड्स आ गए तो आप ये मान लोगे कि सारे गुड्स आ गए? तो सिर्फ वही पार्ट माना जाएगा। इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द डिलीवरी ऑफ द होल एंड इट विल ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्ट द डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। ये वही चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पार्ट डिलीवरी आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिमाइंडर भी आ गया। रिमाइंडर की डिलीवरी दोबारा से आनी है। और इसमें क्या ध्यान रखना होगा, आपको याद भी होगा, अभी एक हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था, अगर पार्ट डिलीवरी आपने डिसअलाउ की हुई है, अगर पार्ट डिलीवरी आपने डिसअलाउ की है तो क्या वो आप पार्ट डिलीवरी आप लेने के लिए बाउंड होंगे? नो। ये भी ध्यान रखना है, ये अपने आप ध्यान रखना, इसने मेंशन नहीं किया है। अगर पार्ट डिलीवरी आपने रिस्ट्रिक्ट की है कि मैं पार्ट डिलीवरी नहीं लूंगी या लूंगा, तो आपको वहां पर रिजेक्ट करने का फुल राइट है कि हमें नहीं चाहिए, हमें एक साथ चाहिए। कभी कभी कुछ लॉट्स ऐसे होते हैं बेटा, जब मैन्युफैक्चरिंग लॉट्स होते हैं, एक लॉट बन गया, ये जरूरी नहीं है कि सेम लॉट वैसा ही बनेगा जैसे इस लॉट से आपके पास होगा। अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ तो आपके लिए तो बेकार हो गया वो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता चल जाए तो आप उस एक लॉट को रिजेक्ट कर सकते हो कि मुझे एक साथ सारे गुड्स की डिलीवरी चाहिए। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट पढ़े जरा, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। ये क्या मतलब है? हमारा एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में यानी ये कहकर निकला कि मैं आपको बताता हूं कि मैं डिलीवरी कब लूंगा, आई विल अप्लाई फॉर इट। जब मैं उसके लिए अप्लाई करूंगा तो मेरी तरफ से ड्यूटी बनती है कि मैं पहले उसके लिए अप्लाई करूं। अनलेस एंड अनटिल आई अप्लाइड, गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, ये था सेक्शन 35। नेक्स्ट देखो, प्लेस ऑफ डिलीवरी 36 वन। हाँ जी, प्लेस ऑफ डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए मैं प्लेस बताना भूल गया, तब क्या करेंगे? यहाँ तो रीजनेबल प्लेस या फिर नहीं है। रीजनेबल प्लेस क्या होगा? जो आपने एड्रेस लिखा है। अगर आपने एड्रेस नहीं लिखा तो फिर तो कहीं भी नहीं जा सकता, फिर तो कहीं जा ही नहीं सकता ना। एड्रेस कितनी वो तो बता ही वही तो कह रहा हूँ, बाई चांस नहीं बताया एड्रेस तो। देखो, दो तरह के एड्रेस होते हैं बेटे, एक आपका एड्रेस और एक प्लेस ऑफ डिलीवरी का एड्रेस। आप कभी कभी अपने दोस्तों को गिफ्ट भेजते हो ना अपने ही घर से, अब आपने अपना एड्रेस लिख लिया लेकिन प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं लिखा, तो गुड्स कहाँ पहुंच जाएंगे? आपके घर पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने अपना एड्रेस भी लिखा है, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहीं और का लिखा है, तो फिर जहां का लिखा है वहां पहुंचेंगे। ये होता है प्लेस ऑफ डिलीवरी।
ऐसा ऑप्शन भी तो होता है ना भाई। आजकल शादी के कार्ड आने लग गए बाय व्हाट्सएप या ऑनलाइन आने लग गए, तो आप लोग भी तो अब जो सगन है वो ऑनलाइन देना शुरू कर दिया है। यूपीआई, हाँ तो अभी आया नहीं, आगे आना शुरू हो जाएगा यूपीआई एड्रेस। है ना वो? ऑनलाइन कार्ड पे जो ऑनलाइन हाँ। है? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मजाक कर रही है, सच बोल रही है? स्पेशली फोकस किया है कि funny है। चलो अच्छी बात है। मजा नहीं आता। थैंक यू। बच्चे तक बोलने के चलते नहीं, हमें कभी बुरा नहीं लगता। हम कभी बुरा मानते ही नहीं, हम इसको अप्रिसिएशन मानते हैं। हाँ, अगर आपका कार्ड का खर्चा बचा रहे हैं तो इसमें हर्जा क्या है? कार्ड का यूज बताओ। चलो आप बताओ, आपके घर में जो कार्ड्स आते हैं आप क्या करते हो? अब ये तो हो गया बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। नहीं, मम्मी मेरी जो है आर्ट टीचर है, उन्हें एक्चुअली सेल करते हैं। ओहो, मैंने भी तो यही बोला है, मैंने यही तो बोला है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। आपने रीसेल कर दिया उसको, आपको तो बेनिफिट हो गया। मुझे भी दिखा देना एक आध वीडियो बनाकर, मैं ही बना लूंगा। मैं तो खुद इस चीज का बड़ा क्रेजी बंदा हूँ। अब आजकल तो क्या हो गया कि शादी के कार्ड्स के साथ वो आते हैं जो छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, तो आई यूज टू कीप विद मी, है ना? काफी अच्छा हो आप, कुछ ना कुछ इसके साथ आप कर सकते हो, इनोवेशन टाइप का। आजकल कांच के बाउल्स के अंदर वो आगे ड्राई फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं। अब वो जो कांच का बाउल है नॉर्मली लोग फेंक देते हैं, फेंक देते हैं बेटा। हम जैसे लोग नहीं फेंकते। नहीं नहीं, मैंने कहा हम भी नहीं फेंकते। उसने कहा हम जैसे लोग नहीं फेंकते, तो मैं ये कह रहा हूँ हम भी नहीं फेंकते। कंजूस होते हैं और क्या। तो अच्छी बात होता है। नहीं तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो बनाना बेटा हम ही लोग सिखाते हैं, और क्या है। तो ये क्या कर रही है? भाई मुझे कभी एक वीडियो बनाकर भेजना। गुड। इस चीज में मेरा दिमाग कभी नहीं चला था, हालांकि मैं सोचता तो रहता था कि क्या करा जाए, क्योंकि बड़ा बुरा लगता है किसी की शादी का कार्ड, उसके अंदर सब कुछ छपा हुआ होता है, भगवान जी सब कुछ होता है, नाम, लड़की का नाम, लड़के का नाम, पेरेंट्स का नाम, और फिर उसे डस्टबिन में फेंको तो बड़ा बुरा लगता है। नहीं हम लोग भी नहीं फेंकते, हम कुछ और करते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं। इसको क्या हम लोग तो करूँ, फेंक देते हैं। अपग्रेड करूँ? एक्चुअली जब छोटे थे तो मम्मी इसको गंगा जी में विसर्जित किया करते थे सारे कार्ड्स को। हम तो फेंकते थे कूड़े में। नहीं, मैंने बताया ना, हर कार्ड में हर कार्ड में भगवान जी की फोटो होती है, फिर नाम होते हैं। आई डू रिस्पेक्ट फॉर द नेम्स आल्सो एक्चुअली। अभी देखो ये बिल गिरा ना, मैंने बिल रख लिया, मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ है, तो मैं उसे कभी कूड़े में नहीं फेंकूंगा। ऐसा नहीं कि वाइफ का, मतलब मैं अपना भी नहीं फेंकता, बच्चों का भी नहीं फेंकता। जो आई कार्ड्स वगैरह होते हैं बच्चों के, आई कार्ड तो मेरे भी रहते अच्छा नहीं, मैंने खैर ऑप्शन लिया हुआ है कि मैं तो एक मुझे वो रखना है, पेपर्स कटर होता है, क्या बोलते हैं उसमें, हाँ, तो उससे उसमें डाल दो तो काफी अच्छा रहता है। इससे बड़ा मजा आता है उसमें आवाज आती है। वो डेंजरस है। क्यों?
वो डेंजरस होता है ना उसमें। नहीं, अगर भाई देखो डेंजरस तो हर चीज है। अब वॉशिंग मशीन के अंदर कोई गिर गया तो आपकी बेटी अच्छा, उसके लिए कह रहे हो। हाँ, वो तो बल्कि ज्यादा शैतान है इन मामलों में तो। एक बार बेटा प्लेस ऑफ डिलीवरी पढ़ लीजिए फटाफट। क्या कह रहा है बताओ। सबसे पहली लाइन में तो इसने कह दिया कि ये एक इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर हमें भेजना है ना। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज। अब ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस में तो आप बता ही दोगे। अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the sale, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of agreement to sell, or if not in existence, at the place at which they are manufactured or produced। क्या मीनिंग हुआ इसका? default delivery address manufacturing unit। सबको कमेंट करना, थोड़ा थोड़ा बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। नहीं, अभी मैं प्लेस ऑफ डिलीवरी पर अटका हूँ। अभी आपने उसी पर बताना है मुझे। प्लेस ऑफ डिलीवरी ठीक से नहीं पूरा पड़ा है। बताओ बताओ। सर एक बायर है उसके पास प्रोडक्शन है, या तो बायर के पास है या फिर जो सेलर है उसने बायर से ले लिया है उसकी थ्रू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो पार्टीज। ये तो काम खत्म हो गया। तो हो गया कि डिपेंडिंग ऑन कि भाई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो तो उसने बता दिया कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड चलो हो गया। एक्सप्रेस हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जहां पर वो एड्रेस लिख कर देगा। इम्प्लाइड ये है, फिर वो हम देख लेंगे अपनी समझ से कि कहाँ पर हमें भेजना है। वो तो ये पॉइंट नंबर ए है, ये तो खत्म हो गया। पॉइंट नंबर बी नीचे क्या कह रहा है? इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो गुड्स होंगे जो सोल की रिप्रेजेंट की जाएगी उसका जो डिलीवरी प्लेस होगा या तो वो होगा जब सेल करी टाइम ऑफ सेल, जो जहाँ जिस टाइम पे सेल करी है वही लोकेशन, या फिर लोकेशन एड्रेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ सेल टाइम जहाँ पर अग्रीमेंट हो गया सेल का अग्रीमेंट हुआ है तो उस प्लेस पे अगर वो भी एग्जिस्ट नहीं करती तो मैन्युफैक्चरर के पास। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेस ऑफ डिलीवरी आपके घर पर नहीं आ रही। आप समझ गए? आप वो कहना चाह रहा है कि देखो भाई, या तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के थ्रू चलो। पहला पॉइंट ये दो पार्ट में चल रहा है। दूसरा पार्ट, अगर गुड्स रेडी हैं तो डिलीवरी वहां से लेनी है जहां पर एग्रीमेंट हो रहा है, जहां पर सेल हो रही है, यानी मेरी शॉप आके ले जाओ। या फिर अगर गुड्स अभी रेडी नहीं है तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या कहलाएगा? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। समझ रहे हैं? ये किस केस में हो रहा है? अगर कोई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट
नहीं है, तो इसमें जरा नोट लिखते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। प्लेस ऑफ डिलीवरी में नोट लिखेंगे दो पार्ट में। पहला लिखो पार्ट ए, as per the agreement expressed or implied, expressed or implied, ये तो है ए। अब बी पार्ट, बी पार्ट में, बी पार्ट के भी दो पार्ट हैं। बी पार्ट का पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डॉट डॉट डालकर लिखो प्लेस ऑफ डिलीवरी विल बी वेयर द सेल एग्जीक्यूटेड, प्लेस ऑफ डिलीवरी विल बी वेयर द सेल एग्जीक्यूटेड, जहां पर सेल एग्जीक्यूट हुई है वहां पर, यानी मेरी शॉप के पास। समझ रहे बात को? और इसी का पॉइंट नंबर 2, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल कब बनता है? फ्यूचर गुड्स के लिए। समझ गए? सेल कब होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए। फ्यूचर गुड्स के लिए एग्रीमेंट टू सेल। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, तो डॉट डॉट डालकर लिखो प्लेस ऑफ डिलीवरी विल बी वेयर गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, वेयर गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। गॉट इट? आ जाओ जी टाइम ऑफ डिलीवरी पर जल्दी से। दो पार्ट हो गए वही। फर्स्ट पार्ट एज पर टाइम ऑफ द एज पर टाइम मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, पहला पार्ट हो गया एज पर टाइम मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2, विद इन रीजनेबल टाइम इफ टाइम नॉट मेंशन्ड। दो चीजें हैं, दो पार्ट हो गए, एज पर टाइम मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, बी पार्ट विद इन रीजनेबल टाइम इफ टाइम नॉट मेंशन्ड। थर्ड पार्टी के केस में हो रहा है, क्या हो रहा है? पोजीशन इन द थर्ड पार्टी। वो कहता है थर्ड पार्टी की नॉलेज में आना बहुत जरूरी है कि बायर कौन है। आप दोनों आपस में डील कर रहे हो, गुड्स मेरे पास पड़े हैं, अब आपने डील कर ली, मुझे नहीं पता, और ये आ गई जी मेरे को गुड्स चाहिए, तो गुड्स की डिलीवरी दे दूंगा क्या मैंने? नो, अनलेस अनटिल आई एक्नॉलेजेस। देखो यही कह रहा है, जब तक मेरी नोटिस में नहीं आएगा मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। ठीक है, आ जाओ टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। टेंडर मतलब क्या होता है? यहां पर है बेसिकली मेंशन करना। बेसिकली क्या है? मेंशन करना। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, टेंडर करना बोलते हैं। आप उसमें मेंशन करें या सामने वाले को बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं तो वो वाली बात होती है कि आप टाइम टेंडर करो। तो क्या कह रहा है? द डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी may be treated as ineffectual unless made
एट अ रीजनेबल, हमारे बिजनेस आवर्स है मान लीजिए 10 से 6, तो उन 10 से 6 में आप बताएं, आप मैसेज कर रहे हो रात को 11 बजे, तो हाउ डू आई, वो अलग बात है कि सेलर बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो वो 11 बजे वाला मैसेज का भी आपको मान लेंगे, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है। जो लोग बहुत पंक्चुअल है वो पंक्चुअल है। जैसे यूरोप वगैरह में आप जाएंगे, दे आर वेरी पंक्चुअल। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का क्या है पता है रूल, जैसे ही आपके ऑफिस आवर्स खत्म हुए, तो वहीं अगर बैठे हुए हैं तो कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसे सीधा लैपटॉप बंद कर टाइम देखें, और वहाँ कोई ना कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि बॉस भी ऐसे ही, वो भी लैपटॉप बंद कर देता हो। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में कल्चर नहीं है, इंडिया में भी है। जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और जो लोग इंटरनेशनल तरीके से लोगों को डील करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। मैंने जो बताया था, मैंने एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम किया, वहाँ के ऑफिस टाइमिंग्स थे 8:30 टू 4:30। मेरा फर्स्ट डे था और मैं पहुंचा, मतलब मुझे बुलाया गया था, कुछ दूसरी ब्रांच दी गई थी और ब्रांच से मुझे हेड ऑफिस जाना, और मुझे ऐसे वहाँ पे टाइम ऐसे बताते थे कि योगेश रीच बाय 10:30, और उस वक्त हमारा ब्रांच थी यही चिराग दिल्ली में, और जाना कहाँ था, स्वामी नगर। एंड आई वॉज वेरी न्यू टू दिस प्लेस। कोर्ट तक तो जाते हैं, अंदर का प्लेस मैं नहीं जानता था, उनका अंदर था। अब वहां से स्वामी नगर जाना था, तो जो चिराग दिल्ली के अंदर की एक रोड है, फर्स्ट डे था मेरा, पहली बार मैं घुसा था, और वो पूरी चौक थी। एंड आई रीच एट हेड ऑफिस 10:35, 10:30 पहुंचना था, 10:35 फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। और 2 घंटे का भी ऑफिस आवर्स में थे। जो मेरी बॉस थी, उनने मुझे बोला था यू आर फायर्ड, मुझे अब तक याद है। तो ये क्या हो गया। और मेरी लाइफ की फर्स्ट जॉब थी, मैंने उससे पहले कभी जॉब भी नहीं की थी। लेकिन हाँ, कोर्ट जाते तो पंक्चुअलिटी तो पता थी, इतनी भी नहीं पता थी कि 10:35 पर यू आर फायर्ड। तो जो इमीडिएट बॉस थी, ये तो थी पूरे ऑफिस की बॉस, जो इमीडिएट बॉस थी उन्होंने मुझे आंखों से इशारा किया कि वेट। तो फिर पता चला कि वो ऐसी है, उनको एकदम पंक्चुअलिटी पसंद है। तो खैर, फिर उन्होंने जब वेट किया, फिर मैं अंदर उनके केबिन में गया, सॉरी बोला, सब कुछ ठीक है, बात हो गई। तब पता चला कि भाई यहाँ पर तो एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। तो मुझे कहा कि अगर ट्रैफिक में हो तो व्हाट कैन आई डू, यू कैन सेंड द मैसेज ना कि आई विल बी डिले बाय 5 मिनट्स, व्हाई डिडंट यू डू इट। ओके, कह रहे आपका मैसेज आने का मतलब है कि यू रिस्पॉन्डेड द पंक्चुअलिटी। तो तब से समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ भाई, ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो लोग इस तरह के लोग हैं। जब 4:30 ऑफिस क्लोज हो जाता था, कोई रूल नहीं था कि आप किसी को बाय बोलो, कि जैसे होता है ना लोग कि भाई ओके सर मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कोई मतलब नहीं। यू जस्ट फिनिश योर जॉब, पैकअप और जाओ। कोई किसी को रेस करने की जरूरत नहीं कि हाँ जी जा रहा हूँ, शक्ल दिखाने। इंडियन कल्चर में तो ना बॉस को शक्ल दिखानी पड़ती है, जा रहा हूँ। फिर बॉस मुंडी करता है तो जाओ, नहीं तो बॉस भी कहेगा। इंडिया में तो यही होता है। लेकिन उन्होंने सिखाया कि नहीं, अगर 4:35 पर इफ शी कॉल्स मी, तो सबसे पहले बोलेंगी सॉरी योगेश, आई एम बॉदरिंग यू आफ्टर द ऑफिस, सो प्लीज टाइम है आपके पास 4:35 पर। मतलब 4:30 तो अभी ऑफिस से ही निकला हूँ, अभी तो पार्किंग में भी नहीं पहुंचाऊंगा। हमारे यहाँ तो फिर कल्चर है दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए निकलना। तो 4:35 पर वो मुझे पहले सॉरी बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि प्लीज, अगर फिर आगे का मैसेज कन्वे होगा फिर जो भी। मतलब मैं चीफ अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ था, तो उन्होंने कि मुझसे पूछा कि यूजुअली जब आप लोग लेट हो जाते हो तो क्या करते हो। मैंने कहा जी मेरी तो फर्स्ट जॉब है, तो मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं पूछ कर बता दूंगा कि नॉर्मली क्या करते हैं। तो मैंने पढ़ा और सबको बताया था उनका कि ऑफिस आवर्स के बाद हम अगर किसी को बिठाते हैं तो ओवर टाइम सिस्टम होता है। कहती ठीक है स्टार्ट कर दो।
मतलब 4:30 के बाद अगर कोई रुकेगा तो वो अगर मान लीजिए 5 o'clock तक रुका है तो उन्होंने कहा कि ठीक है 1 hour का ओवर टाइम दे दो, क्योंकि ऑफिस के लिए। और वो कि तब हमने जब रोका है, अपनी मर्जी से रुकने का नहीं, हमने जब रोका है 1 hour का ओवर टाइम स्टार्ट हो गया। ये है इंटरनेशनल शेड्यूल्स। मेरे कई जब स्टूडेंट्स भी पढ़ कर गए बाहर, जब सेटल्ड हो गए तो बताते हैं कि वहाँ पर तो लोग बड़ी फन लिविंग लाइफ इंजॉय करते हैं, बट है बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल। हमारे यहाँ तो मैसेजेस को ध्यान ही नहीं देते। वो लोग इन चीज़ों पर बड़ा फोकस रहते हैं कि आप हमेशा कनेक्टेड रहो। ऑफिस आवर्स में तो प्योरली एक रूल क्या था कि यू विल नॉट टॉक टू ईच अदर, बात ही नहीं करनी। बड़ा कंफ्यूज किया था कि अपने स्टाफ को मैं कैसे इंस्ट्रक्शंस दूंगा, ऑल इन रिटन, बात करनी ही नहीं है। मैं भाई पागल हो जाएंगे, लिखते रहेंगे हर चीज। अरे ठीक है, कुछ नहीं होता, एवरीथिंग शुड बी इन रिटन। एक वो आपको पता होगा कि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसमें आपको मैसेज करना है, समथिंग कुछ होता है, उस पर आपको मैसेज करना है। आपके टेबल पर एक वो पड़ा है फोन, कनेक्टेड फोन से सारे इंटरफोन्स, उससे बात करनी है। मतलब आपने डायरेक्ट बात नहीं करनी, बोल सकते हो मतलब आप फोन करूंगा, हाँ भव्या ये करना है। सामने भव्या बैठी है, वो देख भी रही है, लेकिन विल नॉट टॉक टू हर, फोन पर बताओ। हाँ ऐसी करनी, नहीं फिर उस पर डांट पिटती है। पर्सनल बातें तो अलाउड ही नहीं थी, पर्सनल बातें तो बिल्कुल अलाउड नहीं थी। मैंने करीबन 3.5-4 साल, जो मैंने बताया था उस दिन कि एक सी ने टेक ओवर कर लिया था, तो जो ये सब चीजें हैं यूरोप के कल्चर में तो बहुत है, हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है, बट धीरे धीरे हो रहा है, जैसे जैसे कल्चर आ रहा है। अब जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ जो कॉलिंग में जो कौन सी शिफ्ट होती हैं, जहाँ जहाँ जॉब करते हैं, उनका बड़ा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन वैसे पंक्चुअल हैं। ऑफिस आवर्स अगर मान लो रात के 2 से 6 हैं, 2 बजे ऑफिस स्टार्ट होगा आपका, आप बेशक से 2 से पहले आके बैठ जाओ वहां पर, कुछ लोग कॉफी पीते रहो, स्मोक करते रहो, सब जोन बने हुए हैं। ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट करते रहो जितनी मर्जी देर तक, कोई टेंशन नहीं है, जितना मर्जी खाओ। कुछ तो इतना अच्छा जैन पैक वगैरह तो शायद ऐसा भी ऑफर करते हैं, बहुत अच्छा। तो सारा स्टाफ मोटा हो जाता है उनका। क्या होगा जब कह रहे आधी नींद तो हम लोग उसमें करते हैं कवर, कैब में। जैसे अगर 2 बजे की शिफ्ट है तो आपको 12 बजे 12:30 बजे उठा लेंगे, तो 12 बजे रात को 12:30 उठाएंगे तो आधे घंटे में ऑफिस में पटक भी देगा वो। अब 1 घंटे तक आप आराम से बैठे रहो। हाँ वो तो नाइट वाला सिस्टम है ना। ये बात सबको समझ आ गया, ये टाइम का टेंडर करना, वो भी रीजनेबल आवर्स। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, क्या लिखा है पढ़ो जरा, कौन बियर करेगा। The expense of an incidental to putting the goods into a deliverable state must be borne by the seller in the absence of a contract to the contrary। मार्क कर लो सेलर को। हाँ हाँ, मतलब डिलीवरेबल स्टेट मतलब उस फॉर्मेट में लाना। भाई जैसे मान लीजिए कोई कांच की आइटम है, अब कांच की आइटम अगर आप डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो उसकी एक स्पेशल पैकिंग होती है, वो है डिलीवरेबल स्टेट में लाना। वो जिम्मेदारी किसकी है, सेलर। ठीक है, कुछ एक जगह वो बोलते हैं कि वो सारा आपका है, कुछ एक जगह, लेकिन अदरवाइज सेलर की है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, बताइए। रॉन्ग क्वांटिटी मतलब पीछे बताया था मैंने, कम वाला ऑप्शन, कम ज्यादा आपके ऊपर है।
आपके ऊपर है जी पूरा। Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than the contracted, the buyer may reject them, but if the buyer accepts the goods as delivered, he shall pay for them in as the contract. फिर तो पे करना ही पड़ेगा। Where the seller delivers the buyer a quantity of goods larger than the contracted to sell, the buyer may accept the goods included and reject the rest, or he may reject the whole. If buyer accepts the whole of the goods so delivered, he will pay. मतलब तीनों ऑप्शन है, सारा रख लो, रेस्ट की पेमेंट कर दो, पहले की तो कर चुके होगे, या पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो, या सारा अपना रख लो, बाकी का रिजेक्ट कर दो। तीनों ऑप्शन आ गए। ठीक है जी। अगला देखो, वेयर द सेलर डिलीवर्स द buyer goods he contracted to sell mixed with goods of a different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the provision of this section are subject to any usage of trade, special agreement or course of dealing between the parties। वो तो हर जगह ही है, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। एक बार एग्जांपल 21 देख लो। तीनों ऑप्शन आ गए एक्सेसिव क्वांटिटी के ऊपर। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, बताइए, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी तो वही हो गया पार्ट डिलीवरी। डिलीवरी टू कैरियर, जैसे एक बार ट्रांसपोर्टर को दिए, तो मैंने अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिया था, जैसे टाइल्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रांसपोर्टर को जैसे पहुंच गए वो गुड्स मानेगा क्या हो गया, डिलीवर। अब मेरे ऊपर आ गया सारा। डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, किसकी तरफ चला जाएगा, लॉस इन ट्रांजिट तो वैसे ही बाहर की तरफ चला जाता है। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, ये तो हमेशा उसके पास रहेगा, ये सेलर रिजेक्ट नहीं कर सकता। द बायर आर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड देम, इज एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग them in order to ascertain whether they are in conformity with the contract. Unless otherwise agreed, the seller is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of, ये तो मैंने पहले कहा कि वो सेलर मना नहीं कर सकता। और रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जल्दी से इसे पढ़ लें, छोटे छोटे पॉइंट्स है बस, ये खत्म है आज। बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। इंटीमेशन हो गया पहली पॉइंट। दूसरा, व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज नॉट एक्ट इन रिलेशन टू देम व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। और व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम ही रिटेन्स द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग। अब रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया, उसने इंफॉर्मेशन नहीं भेजी, तो क्या माना जाएगा, उसने डिलीवरी ले ली, अब वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। देखो क्या कह रहा है, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, ये आपके फायदेमंद चीज है। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। आप देखते होंगे अगर आपके पास पिज्जा की डिलीवरी रॉन्ग आ गई तो वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं फोटो खींचकर भेज दो,
और आप कहो तो हम लेने आ जाएं, या आप खुद से डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो। यही तो कहते हैं। हुआ है नहीं हुआ ऐसा कभी? होता है। हाँ हाँ, वो क्या करते हैं कि जैसे आप फोटो डालोगे, ऑर्डर रिजेक्ट करोगे ना, तो वो आपका उसमें चला जाता है, रिफंड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे पैसे आपके इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ उसको बोलते हैं वॉलेट, वॉलेट में चले जाते हैं, उसके बाद आप उसे बाद में यूज कर सकते हो, या वाउचर भी मिल जाता है। और लास्ट, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब क्या है, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, ऊपर सेलर के अगेंस्ट था, यहाँ पर बायर के अगेंस्ट भी जा रहा है। बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, या तो निग्लेक्ट कर रहे हो डिलीवरी लेने से, या फिर रिफ्यूज कर रहे हो, क्या होगा ये फटाफट पढ़ लो। चार्ज पे करना पड़ेगा, लॉस होगा बाय। अब ये बायर के अगेंस्ट चला गया, सेलर के फेवर में आ गया। ठीक है जी, इनके छोटे छोटे नोट्स बना लेना, ये ऐसा कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, ये छोटे छोटे नोट्स एंड एक तरीके की डेफिनेशन है। तीसरा बंदा कौन है? ये है ना